डेट आज 25 जुलाई 2023। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है लूजिंग इंडियन सिटीजनशिप। ये प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जीएस पेपर 2 के लिए मेंस में इम्पोर्टेंट है। भारत की नागरिकता किन किन वजह से छोड़ी जा सकती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये रिसेंटली न्यूज में इसलिए जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं, यानी कि हमारे जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने अभी बताया है 2011 से अब तक लगभग 17.5 लाख लोग इंडिया की जो सिटीजनशिप है, भारत की नागरिकता है, उसको छोड़ चुके हैं, गिव अप कर चुके हैं। तो किन किन कारणों की वजह से ये छोड़ी जा सकती है। और देखो, भारतीय संविधान में आर्टिकल 6 से लेकर 11 तक इंडियन सिटीजनशिप के बारे में दिया हुआ है और इन आर्टिकल के अंदर पार्लियामेंट को पावर दी हुई है। पार्लियामेंट सिटीजनशिप के लिए लॉ बना सकता है, कानून बना सकता है। तो पार्लियामेंट ने कानून बनाया सिटीजनशिप एक्ट 1955 और इसको समय समय पे अमेंडमेंट किया, इसका समय समय पे संशोधन किया, अमेंड किया इसको समय समय पे। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 भी आया, उसके पहले भी आया, और ये सिटीजनशिप एक्ट 1955 है। इसके अकॉर्डिंग कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से भारत की नागरिकता को छोड़ा जा सकता है, उन्हें समझते हैं। देखो, भारत का कोई नागरिक संविधान शुरू होने से पहले, यानी कि 26 जनवरी 1950 से पहले जो भारत में रहते थे वो ऑटोमेटिकली भारत के नागरिक बन गए थे। संविधान शुरू होने के बाद फिर वो सिटीजनशिप लूज कर सकते थे या ले सकते थे, उसके लिए सिटीजनशिप एक्ट बनाया 1955। तो ये 3 कारण हैं जिनकी वजह से भारत की नागरिकता छोड़ी जा सकती है। पहला है बाई रिनंसिएशन, नागरिकता का त्याग, इसे बोलते हैं नागरिकता का त्याग, यानी कि त्याग करके। इसमें क्या होता है, कोई भी भारत का सिटीजन है जिसकी एज 18 साल से ऊपर है, वो भारत की नागरिकता को अपनी मर्जी से रिनाउंस कर सकता है, छोड़ सकता है, त्याग कर सकता है और ये बताएगा कि मैंने भारत की नागरिकता छोड़ दी है, फिर उसको रजिस्टर किया जाएगा। लेकिन हाँ, अगर मान लो इंडिया का युद्ध चल रहा है किसी कंट्री से, जैसे इंडिया पाकिस्तान का वार चल रहा है, इंडिया चाइना का वार चल रहा है, इस टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट इसको होल्ड करके रखेगी। जिस सिटीजन ने कहा है कि मैं भारत की नागरिकता छोड़ रहा हूँ, तो उसको डायरेक्टली इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तुरंत इमीडिएटली इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, उसको होल्ड करके रखेंगे, विदहोल्ड करके रखेंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है भाई साहब उस आदमी को पाकिस्तान ने पकड़ लिया हो, अगर मान लो पाकिस्तान के साथ वार चल रहा है, या चाइना ने पकड़ लिया हो, ज़बरदस्ती फोर्सफुली छुड़वाया जा रहा हो भारत की नागरिकता को, तो इस वजह से वार टाइम पे होल्ड करके रखते हैं। तब वार ख़त्म हो जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी छानबीन करती है, उसके बाद छोड़ी जाती है। अच्छा, वार टाइम ना हो तो छोड़ सकता है नॉर्मली। अगर युद्ध नहीं चल रहा है तो भारत की नागरिकता कोई भी आदमी रिनाउंस कर दे कि मैं छोड़ रहा हूँ भारत की नागरिकता, और रजिस्ट्रेशन कर दे कि हाँ छोड़ देगा वो, फिर उसकी नागरिकता चली जाएगी। और उसके साथ साथ जो उसके माइनर चिल्ड्रन हैं, यानी कि जो 18 साल से कम उम्र के उसके बच्चे हैं, उनकी भी ऑटोमेटिकली भारत की नागरिकता सीज हो जाएगी, यानी कि चली जाएगी, समाप्त हो जाएगी, त्याग हो जाएगा उसका, अगर उसके माता पिता छोड़ देते हैं। अगर मेल पर्सन रिनाउंस करता है, मेनली मेल पर्सन रिनाउंस करता है, तो उसके माइनर चिल्ड्रन है उनकी भी नागरिकता चली जाएगी, यानी कि उसका बाप, यानी कि उसके पिता बच्चे के रिनाउंस कर देते हैं, त्याग देते हैं अपनी सिटीजनशिप, तो उनके बच्चे हैं जो, उनकी भी चली जाएगी। लेकिन हाँ, ये बच्चे जब 18 साल से ऊपर के हो जाएंगे तो वो चाहे तो भारत की नागरिकता दोबारा ले सकते हैं। कब? जब 18 साल की उम्र हो जाएगी। तो पहला कारण है रिनंसिएशन, त्याग करके भारत की नागरिकता अपनी मर्जी से कोई छोड़ सकता है। दूसरा प्रोसेस है बाई टर्मिनेशन, इसको बोलते हैं समाप्ति, नागरिकता की समाप्ति। इसे कैसे, इसमें क्या प्रोसेस होता है? देखो, इसमें सिटीजन होते हैं जो इंडिया के, वो अगर दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर कर लेते हैं, दूसरे देश की नागरिकता अपनी मर्जी से वॉलंटरली ले लेते हैं, तो फिर जो भारत की नागरिकता उनके पास थी वो टर्मिनेट हो जाएगी, वो समाप्त हो जाएगी। और ये प्रोविज़न भी तब लागू नहीं होगा तब वार टाइम चल रहा हो, युद्ध चल रहा हो। और हाँ, अगर कोई क्वेश्चन मान लो ऐसा होता है कि जो पर्सन ने दूसरे देश की नागरिकता अपनाई है, कब अपनाई है, कैसे अपनाई है, किस कंडीशन में अपनाई है, तो ये अथॉरिटी डिसाइड करेंगी। अथॉरिटी का मतलब जो 6 से 11 जो आर्टिकल दिए हुए हैं संविधान में, उनमें ये पावर पार्लियामेंट को दी हुई है कि वो भारत की नागरिकता के लिए कानून बना सकते हैं, जैसे सिटीजनशिप एक्ट, नागरिकता कानून,
1955 बनाया। इसके तहत फिर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन बना सकती है। जो नियम रूल्स रेगुलेशन बने होंगे उनके हिसाब से जो अथॉरिटी होगी इन रूल्स रेगुलेशन को लागू करने के लिए, वो अथॉरिटी देखेगी कि हाँ इसकी नागरिकता इसने क्यों छोड़ी, कैसे छोड़ी, कब छोड़ी, ये सब कुछ ये अथॉरिटी डिसाइड करेगी। अब तीसरा प्रोसेस आता है बाय डिप्राइवेशन। इसे बोलते हैं हिंदी में वंचित। डिप्राइवेशन मतलब वंचित, यानी कि नागरिकता से वंचित। इसे कंपलसरी टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, अगर मान लो कोई सिटीजन है इंडिया का, उसने नेचुरलाइजेशन, रजिस्ट्रेशन, डोमिसाइल या रेजिडेंस के थ्रू भारत की नागरिकता को एक्वायर किया है। देखो इसमें क्या है, देखो भारत की नागरिकता को 5 तरीके से ले सकते हैं हम। आपने पढ़ाई होगा, नहीं पढ़ा है तो पॉलिटी की प्लेलिस्ट में डिटेल में लेक्चर बना हुआ है भारत की नागरिकता के लिए, तो आप देख सकते हो, या लक्ष्मीकांत आपके पास बुक होगी उसमें आप पढ़ सकते हो। तो मैं थोड़ा ब्रीफली बता देता हूँ 5 कंडीशन किस किस में ले सकते हैं भारत की नागरिकता। अगर देखो उस बच्चे के माँ बाप इंडियन हैं, जब बच्चे का जन्म हुआ है उसका एक भी बाप या माँ वो इंडियन है, और उस टाइम पे बच्चे का जन्म इंडिया में हुआ है, तो भारत की नागरिकता उस बच्चे को मिल जाएगी ऑटोमेटिकली। ये हो जाती है बाई बर्थ। अगर बच्चे के माँ बाप इंडियन हैं, एक कोई भी माँ बाप में से एक इंडियन है और दूसरा इलीगल माइग्रेंट नहीं है, पहले में भी एक कंडीशन है बाई बर्थ में, इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, तो फिर बच्चे का जन्म इंडिया में ना होकर मान लो किसी बाहर के देश के हॉस्पिटल में हुआ तब भी उसे मिल जाएगी। उसे बोलते हैं बाई डिसेंट, बाई डिसेंट। तो ये हो गई बाई डिसेंट सेकंड। तीसरी है, अगर बच्चे का जन्म इंडिया में नहीं हुआ है, बाहर भी नहीं हुआ, मतलब इंडिया के, ये है कि उसका माँ बाप है इंडियन नहीं है, उसके माँ बाप के पास भारत की नागरिकता नहीं है, तो वो कैसे ले सकता है, नेचुरलाइजेशन। इंडिया में उसे रहना पड़ेगा कुछ साल, सर्टेन पीरियड है, तब उसको मिलेगी। फिर आता है चौथा रजिस्ट्रेशन। मान लो उसने किसी बाहर के आदमी औरत ने इंडिया के आदमी औरत से शादी कर ली, तो रजिस्ट्रेशन के थ्रू ले सकते हैं, लेकिन कुछ टाइम बीतने के बाद। फिर पांचवी आती है, अगर मान लो इंडिया ने कोई ऑटोमेटिकली टेरिटरी एक्वायर कर लिए, मान लो कल को भारत नेपाल को इंडिया में मिला ले, मान लो मिला ले, तो फिर ऑटोमेटिकली नेपाल के आदमी इंडिया के नागरिक बन जाएंगे। तो ये हैं 5 तरीके। छोड़ने के तरीके हमने जान लिए 2, तीसरा हम जान रहे हैं, अगर मान लो किसी ने नेचुरलाइजेशन रजिस्ट्रेशन से हासिल किया नागरिकता, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी नागरिकता को रद्द कर सकती है, उसे वंचित कर सकती है नागरिकता से। किन कंडीशन में, पहली कंडीशन है कि अगर उसने नागरिकता फ्रॉड से ली है, नागरिकता हमारे इंडिया की धोखाधड़ी से ली है, या उसने जब नागरिकता ली उसने कुछ अपने बारे में इंफॉर्मेशन को छुपाया, कंसीलमेंट किया, या उसने कोई फॉल्स रिप्रेजेंटेशन दिया, कोई झूठी बात बताई अपने बारे में, तो उसकी नागरिकता को रद्द किया जा सकता है। या उसने भारत के संविधान को मानने से इनकार कर दिया, तब भी उसकी नागरिकता जा सकती है। या उसने कोई अनलॉफुली ट्रेडेड की है, वो अवैध तरीके से कोई व्यापार कर रहा है, इलीगल ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहा है, मानव की खरीदारी बेचना, ये सब कुछ कर रहा है वार के दौरान एनिमी के साथ, एनिमी देश के साथ, तो ये नागरिकता उसकी छोड़ी जा सकती है। अगर वो मान लो 5 साल हुए हैं उसे नागरिकता लिए हुए भारत की, नेचुरलाइजेशन या रजिस्ट्रेशन से, और 5 साल के अंदर ही उसे 2 साल की सज़ा हो जाती है, मान लो उसने कोई ऐसा अपराध कर दिया कि उसे 2 साल की सज़ा है, उससे ज़्यादा एक सज़ा हो गई, तो फिर उसकी नागरिकता रद्द कर देगी सेंट्रल गवर्नमेंट। और मान लो अगर कोई सिटीजन है, उसने नागरिकता लिए नेचुरलाइजेशन या ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी है, हमारे इंडिया का नागरिक है, अगर वो 7 साल से ज़्यादा इंडिया से बाहर रहता है, 7 साल से ज़्यादा दूसरे देश में रहता है लगातार कंटिन्यूसली, तो उसकी नागरिकता रद्द की जा सकती है। तो ये 3 कंडीशन है नागरिकता रद्द करने के। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है हाइग्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइग्रो इलेक्ट्रिसिटी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी, जीएस पेपर 3 के लिए। क्या है हाइग्रो इलेक्ट्रिसिटी? देखो एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप की है ये साइंटिस्ट ने। देखो ये क्या टेक्नोलॉजी है, अभी तक आपने सुना है कि सूर्य से बिजली बना सकते हैं, हवा से बिजली बना सकते हैं। अब ये हवा में जो नमी होती है ना, हवा में जो मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी जिसे बोलते हैं, आर्द्रता, उस ह्यूमिडिटी से बिजली बनाई जा सकेगी, इसे बोलेंगे हाइग्रो इलेक्ट्रिसिटी। और ये देखो इलेक्ट्रिसिटी जो होगी वो रिन्यूएबल एनर्जी होगी, यानी कि नवीनीकरण ऊर्जा, जैसे सोलर एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी है, सूर्य ऊर्जा है, सौर ऊर्जा, या हवा से बनने वाली जो एनर्जी है वो भी रिन्यूएबल एनर्जी है,
रिन्यूएबल एनर्जी इसलिए क्योंकि देखो इनसे ना तो ग्रीन हाउस गैस का इमिशन होता है, मतलब कार्बन इमिशन नहीं होता, और ना ही इनको मतलब ये समाप्त हो सकती हैं। जैसे कहा कोयले से हम बिजली बना रहे हैं, कोयला खत्म हो जाएगा बिजली नहीं बना सकते। एक भंडार है कोयले का, जब वो समाप्त हो जाएगा नहीं बना सकते बिजली। कहाँ से लाओगे कोयला जब ये खत्म हो जाएगा पूरे खनिज पदार्थ। लेकिन सूर्य की रोशनी कभी खत्म नहीं होगी, है कि नहीं, हवा कभी खत्म नहीं होगी। तो ये क्या है, नवीनीकरण ऊर्जा, रिन्यूएबल। और इस तरह से हवा में जो नमी है, मॉइस्चर, ये भी कभी ख़त्म नहीं होगा, तो ये भी रिन्यूएबल एनर्जी है। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं हम जो एयर में ह्यूमिडिटी होती है, उसी को बोलेंगे हाइग्रो इलेक्ट्रिसिटी। कैसे काम करेगी, देखो इसमें क्या है, एक छोटा सा डिवाइस बनाया है, एक छोटा सा डिवाइस है, उसमें 2 इलेक्ट्रोड होंगे। इलेक्ट्रोड होते हैं सॉलिड कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है, सुचालक, जिसमें से बिजली पास हो सकती है, करंट पास हो सकता है, उसे बोलते हैं हम सुचालक या कंडक्टर। ये भी सॉलिड कंडक्टर होंगे इलेक्ट्रोड। इसमें 2 होंगे, एक होगा एनोड और एक होगा कैथोड। एनोड जो होगा उस पे होता है नेगेटिव चार्ज, और जो कैथोड होगा उस पे होगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये करंट फ्लो करता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लगती है। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो इस डिवाइस में 2 इलेक्ट्रोड होंगे और इसमें नैनोपोर्स होंगे। मटेरियल जो होगा इसमें नैनोपोर्स होंगे। नैनोपोर का मतलब सूक्ष्म छिद्र, बहुत छोटे छोटे छिद्र होंगे इसमें नैनोपोर्स। ये हर एक नैनोमीटर होगा, ये डायमीटर, जो डायमीटर होगा नैनोपोर्स का वो 100 नैनोमीटर से भी कम का होगा। तो जब ये वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें से गुजरेंगे, यानी कि एयर गुजरेगी, एयर में जो वाटर मॉलिक्यूल हैं, पानी के जो मॉलिक्यूल हैं, कण हैं, वो इससे गुजरेंगे। और ये क्या है, जैसे इसमें से गुजरेंगे तो कुछ इस तरह का प्रोसेस होगा जैसे बादलों में होता है। बादलों में जैसा प्रोसेस होता है ना, जिसकी वजह से थंडरस्टॉर्म होता है, बिजली कड़कती है, तो ये क्या है, बादलों में भी तो ये प्रोसेस चल रहा है। ऐसा ही प्रोसेस इस डिवाइस के थ्रू जनरेट किया जाएगा। लेकिन देखो बादलों में तो अनलिमिटेड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, हजारों लाखों वोल्ट में, लेकिन ये कंट्रोल की जाएगी और लिमिटेड इलेक्ट्रिसिटी होगी, जिसे हम बैलेंस कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज होगा, जैसे क्लाउड में इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट होता है, इस तरह से ये जनरेट होगा। और इसका एडवांटेज क्या है, देखो एडवांटेज ये है, जो अब तक रिन्यूएबल एनर्जी है, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये क्या है, जब देखो दिन में सूरज निकलता है तो दिन में ही हम सोलर एनर्जी बना सकते हैं, रात में नहीं बना सकते। या बादल हो रहे हैं, सूरज नहीं निकल रहा, नहीं बना सकते, है कि नहीं, लिमिटेशन है इन पे, कुछ कमियां हैं इनकी। विंड एनर्जी जब तेजी से हवा चल रही है तभी बना सकते हैं, और तेज से हवा कहाँ चलती है, या तो कोस्टल एरियाज में, या जैसे खुले एरियाज है वहाँ पे। अगर हवा नहीं चल रही है तेज तो नहीं बना सकते। लेकिन ये क्या है, हाइग्रो इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा कुछ है नहीं, दिन रात एयर रहती है, एयर में मॉइस्चर रहता है, तो एयर में जो मॉइस्चर होगा इससे दिन रात 24 घंटे 7 दिन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। तो ये एक सस्टेनेबल भी है और क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी भी है। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं। एक फिंगर नेल साइज डिवाइस बनाया था करंटली, मतलब जो हाथ का उंगली का नाखून होता है ना, मान लो जैसे ये उंगली है और ये आगे नाखून है, ये नाखून के बराबर फिंगर नेल्ड के साइज का डिवाइस बनाया था, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कितनी जनरेट हुई थी, केवल वोल्ट का एक फ्रैक्शन, वोल्ट से भी कम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई थी। तो ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है तो उसकी कॉस्ट आएगी, तो ये एक चैलेंजेज है। अब जान लेते हैं थोड़ा इलेक्ट्रोड के बारे में। इलेक्ट्रोड देखो ऊपर हम जान चुके हैं, इलेक्ट्रोड सॉलिड कंडक्टर होता है जो इलेक्ट्रिसिटी जिसमें से पास हो सकती है, सॉलिड कंडक्टर। और ये इलेक्ट्रोड डिफरेंट एप्लीकेशन होती हैं इनकी, बैटरी की तरह काम करता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स या इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो होती है उनमें भी यूज होते हैं ये। 2 तरह के इलेक्ट्रोड होते हैं, एनोड और कैथोड। एनोड जो होता है इसमें ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, और रिडक्शन होता है कैथोड में। कैथोड में रिडक्शन होता है, इसका मतलब है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का गेन होता है। बैटरी में एनोड पे नेगेटिव चार्ज होता है और कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है। जब इलेक्ट्रॉन पास होते हैं नेगेटिव से मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो क्या है, ये एक सर्किट बन जाता है, और फिर इलेक्ट्रॉन जब भी फ्लो करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। और नैनोपोर्स भी हम जान चुके हैं, टिनी होल्स, बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनका डायमीटर जो रहता है, व्यास बोलते हैं हिंदी में डायमीटर को, तो नैनोमीटर से भी कम होता है इनका, फ्यू नैनोमीटर की तरह होता है। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है एडजमेंट मोशन। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 2 पॉलिटी के लिए मेंस में इंपॉर्टेंट है। एडजमेंट मोशन क्या होता है, देखो रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है,
क्योंकि देखो ये अभी लोकसभा में एडजमेंट मोशन का यूज किया गया। तो ये देखो पार्लियामेंट में जब एडजमेंट मोशन यूज किया जाता है मेनली ये लोकसभा में किया जाता है, लोअर हाउस में, लोकसभा में। राज्यसभा में एडजमेंट मोशन पेश नहीं किया जाता। राज्यसभा में देखो पेश जो किया जाता है उसके लिए अलग रूल्स हैं। तो आपको पहली बात तो ये याद रखनी है कि ये एडजमेंट मोशन, मोशन का क्या मतलब है, ये मतलब एक कागज पर लिखा है, ये एडजमेंट मोशन ये सर्कुलेट किया जाता है, हर एक मेंबर जो लोकसभा का सदस्य भेजा जाता है। पहले परमिशन ली जाती है लोकसभा के अध्यक्ष यानी कि स्पीकर से, फिर ये मोशन ये घुमाया जाता है हर एक जो मेंबर होता है उसके पास। मतलब किस पे लिया जाता है, अर्जेंट सिचुएशन होती है, कोई मान लो कोई अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस है, अभी किस लिए लाया गया, लोकसभा में डिस्कस करना था। जो देखो मणिपुर में 2 महिलाओं को बिना कपड़े के भीड़ ने घुमाया था, उनके साथ रेप किया था, ये जो मामला था अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का था। तो ऐसे मामलों को उठाने के लिए बाकी के सब कार्य जो चल रहे हैं लोकसभा में सबको सस्पेंड कर देते हैं और उस मामले को डिस्कस करते हैं जो उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए एडजमेंट मोशन लाया जाता है, बाकी की सारी मीटिंग सारे जो हैं सब खत्म कर देते हैं, उस मोशन को डिस्कस किया जाता है उस टाइम पे। तो ये याद रखना, केवल और केवल जब अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस होगा तभी लाया जाता है एडजमेंट मोशन, और केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है। राज्यसभा में ऐसा ही प्रोसीजर है, रूल नंबर 176 है जिसको शॉर्ट ड्यूरेशन बोलते हैं राज्यसभा में, रूल 267 है राज्यसभा में जिसे लॉन्गर डिस्कशन बोलते हैं, और रूल 184 है जिसे मोशन विद वोट्स बोलते हैं, ये राज्यसभा में। लेकिन राज्यसभा में एडजमेंट मोशन नाम का कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं पेश किया जाता है, ये केवल और केवल लोकसभा में आता है, ये आपको याद रखना है। कहाँ से आया है एडजमेंट मोशन, देखो ये यूके के हाउस ऑफ कॉमन्स है, यूके का जो लोअर हाउस है ना उससे हमने लिया है ये इंडिया में। और लोकसभा में हमने जब इंट्रोड्यूस किया, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था जो आज़ादी से पहले का ब्रिटिश इंडिया में, वहाँ से ये इंट्रोड्यूस किया हमारे इंडिया में। इसमें क्या करते हैं, इसमें गवर्नमेंट के अगेंस्ट सेंसर करते हैं, मतलब गवर्नमेंट की निंदा करते हैं कि गवर्नमेंट ने कोई कदम नहीं उठाया, ऐसे काम हो रहे हैं। जैसे अभी देखो मणिपुर में ये जो कांड हुआ तो गवर्नमेंट ने डिसीजन नहीं लिया पहले से, जब ये इतना ज़्यादा वायरल हो गया वीडियो तब जाके डिसीजन लिया, तो उससे पहले कहाँ थी वहाँ की पुलिस, कहाँ थे वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसलिए गवर्नमेंट की निंदा करने के लिए लाया जाता है और इसमें गवर्नमेंट की सेंसर यानी कि घोर निंदा की जाती है और गवर्नमेंट का ध्यान ताकि आए उस इशू के तरफ, इसलिए यहाँ पे डिस्कशन किया जाता है। कितने मेंबर की सपोर्ट चाहिए जब एडजमेंट मोशन लाया जाता है लोकसभा में, कम से कम 50 मेंबर की सपोर्ट चाहिए तब ये लाया जाता है। कितने ड्यूरेशन के लिए डिस्कशन किया जाता है जब मामला उठाया जाता है एडजमेंट मोशन में, 2.5 घंटे तक, कम से कम 2.5 घंटे तक ये डिस्कस किया जाता है। ज़्यादा टाइम के लिए भी डिस्कस किया जा सकता है अगर लोकसभा के स्पीकर अलाउ करें तो। प्रोसेस क्या होता है, एडजमेंट मोशन लोकसभा में देखो किसी भी मेंबर के द्वारा लाया जा सकता है। वो पहले स्पीकर की कंसेंट लेंगे, लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उनकी अनुमति लेंगे, फिर वो डिफाइन करेंगे कि हाँ भाई साहब ये अर्जेंट पब्लिक इशू है, इंपॉर्टेंस है, इसको डिस्कस कर सकते हैं। और इसके लिए जो लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल है उनको पहले 10 बजे से पहले नोटिस दिया जाता है मेंबर के द्वारा। लोकसभा में लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल होते हैं, उनको पहले 10 बजे से पहले नोटिस दिया जाता है, फिर वो स्पीकर को इन्फॉर्म करते हैं, स्पीकर अपनी अनुमति देते हैं, तब वो मेंबर इसको एडजमेंट मोशन को घुमाते हैं हर एक मेंबर के पास। और सिमिलर प्रोसीजर है क्या ऐसे लोकसभा में, देखो ऐसे रूल 193 है, ये शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन किया जाता है इसमें, और इसमें स्पीकर की परमिशन लेनी पड़ती है तभी शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन किया जाता है। अच्छा, इस जो एडजमेंट मोशन है इस मोशन में कौन कौन से मामले और कौन कौन से जो हैं डिस्कस किए जाते हैं इंपॉर्टेंट इशू, ये जान लेते हैं। इसमें देखो जो इशू है वो अर्जेंट होना चाहिए और फैक्चुअल होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है आप काल्पनिक कोई इवेंट बना लिया उसको डिस्कस कर रहे हो, फैक्चुअल होना चाहिए। जैसे देखो अभी मणिपुर में कांड हुआ था, मतलब फैक्चुअल था, और डेफिनेट होना चाहिए कि हाँ कोई अर्जेंट इशू है, निश्चित है, उसको डिस्कस किया जाता है इसमें। और केवल एक मैटर डिस्कस किया जाता है, ओनली 1 मैटर, 2 मैटर नहीं डिस्कस किए जाते, 2 मामले, केवल एक मामला डिस्कस किया जाता है। और मस्ट पर्टेन टू अ सर्टेन अकरेंस, मतलब उससे रिलेटेड होना चाहिए जो रिसेंट अकरेंस हुआ है, ऐसा नहीं आप 5-10 साल पहले का कर रहे हो, इसमें रिसेंट मतलब रिसेंट का होना चाहिए, कुछ समय पहले का। लेकिन टाइम डिसाइड नहीं किया, रिसेंट देखो कितना भी हो सकता है, 1-2 दिन, 10 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, आधे महीने, मतलब 6 महीने, ऐसे कुछ भी हो सकता है। और कैन नॉट रेज ए क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज, इसमें प्रिविलेज है जो विशेष अधिकार है उन पे क्वेश्चन रेज नहीं किया जा सकता। और इसमें देखो जो मैटर पहले ऑलरेडी कुछ समय पहले लोकसभा में डिस्कस किए जा चुके हैं वो मैटर को इसमें दोबारा डिस्कस नहीं किया जा सकता एडजमेंट मोशन में, ये आपको याद रखना है। और कोई ऐसा मैटर जो कोर्ट में चल रहा है, जिसका केस कोर्ट में चल रहा है, वो भी एडजमेंट मोशन में नहीं डिस्कस किया जा सकता।
और हाँ, अगर मान लो ये जो क्वेश्चन है जो डिस्कस किया जा रहा है, जो सेपरेटली ऑलरेडी मतलब डिस्कस किया जा चुका है, तो दोबारा से सेपरेटली इसको डिस्कस नहीं करेंगे। ये मेनली जो ये वाला पॉइंट है इसकी तरह ये सिमिलर सा, यानी कि जो क्वेश्चन सेपरेटली डिस्कस किया जा सकता है उसको इसमें नहीं रेज किया जा सकता उस क्वेश्चन को। तो ये है एडजमेंट मोशन। अब कुछ वन लाइनर टॉपिक है उनको देख लेते हैं। वन लाइनर टॉपिक में देखो एक टेलीमानस, ये एक न्यूज में है टर्म टेलीमानस। क्या है टेलीमानस? ये देखो ये एक सर्विस चलाई है, मेंटल हेल्थ सर्विस, गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने मेंटल हेल्थ सर्विस। मेंटल हेल्थ सर्विस का मतलब है यानी कि जिनकी दिमाग की हालत सही नहीं रहती है, ऐसे लोगों के लिए ये मेंटल हेल्थ सर्विस चलाई है टेलीमानस। इसमें क्या होगा, इसके लिए का देखो गवर्नमेंट ने एक टोल फ्री नंबर जारी किया है। टोल फ्री नंबर मतलब उस पर आप फ़ोन करोगे पैसे नहीं लगेंगे। उसमें जो डॉक्टर होते हैं आपके साथ कंसल्ट करेंगे, आपको कोई मान लो दिमाग की दिक्कत है, और इसमें देखो 20 भाषाओं में ये जानकारी आपको दी जाएगी। 20 भाषा कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, आप उस भाषा में जानकारी ले सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो डॉक्टर से। नेक्स्ट है देखो एक कैनाबीज मेडिसन प्रोजेक्ट चला है, और ये इंडिया का फर्स्ट कैनाबीज प्रोजेक्ट है। कैनाबीज बोलते हैं भांग जो होती है ना, जिसे हिंदी में बोलते हैं कैनाबीज मेडिसन प्रोजेक्ट। ये जो प्रोजेक्ट चलाया है इंडिया का फर्स्ट प्रोजेक्ट है। कहाँ पे चलाया है? जम्मू में चलाया है। किसने चलाया है, किसने लॉन्च किया है? देखो ये लॉन्च किया है CSIR की एक ये इंस्टीट्यूट है IIIM जम्मू में, जम्मू कश्मीर में जो जम्मू वहाँ पे काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का ये इंस्टीट्यूट है IIIM, उसने ये प्रोजेक्ट चलाया है। और किसके अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इस मंत्रालय के अंदर चलाया है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। और ये PPP प्रोजेक्ट होगा। इसमें देखो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट है, यानी कि गवर्नमेंट भी और प्राइवेट कंपनी भी दोनों मिलकर चलाएंगे इसको। क्या किया जाएगा इसमें? देखो कैनाबी जो है भांग, उसको रेगुलेट किया जाएगा, उसकी खेती की जाएगी, लेकिन उसकी खेती ऐसा नहीं है लोग नशे के लिए यूज करें, ऐसा नहीं, मेडिसिन बनाने के लिए यूज करें। और ये किसके अंडर रेगुलेट किया जाता है कैनाबी हमारे इंडिया में? देखो 1985 में एक एक्ट बनाया था, जो ये नशीली दवाई है ना हमारे इंडिया में, उनको रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट बनाया था 1985 में। उसका नाम है नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। ये NDPS बोलते हैं शॉर्टकट में, NDPS एक्ट, नारकोटिक ड्रग्स साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। तो इस एक्ट के थ्रू ये कैनाबीज रेगुलेट की जाती है। और देखो कैनाबीज का हमारे इंडिया में इस एक्ट के थ्रू जो रेजिन होता है या फ्लावर होते हैं, फूल होते हैं, जो कैनाबीज का जो पौधा लगता है उसके फूल या रेजिन, उनको हम ना तो सेल कर सकते हैं और ना ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, इन पर रोक है। लेकिन हाँ, जो इसके पत्ते होते हैं, इसके कैनाबीज के पत्ते होते हैं लीव्स, और इसके बीज होते हैं सीड्स, इनको हम क्या है प्रोड्यूस भी कर सकते हैं और बेच भी सकते हैं, सेल कर सकते हैं। इनका परमिशन है पत्तों का और सीड का, ये आपको याद रखना है इसमें। एक देखो ये रॉकेट न्यूज़ में था लॉन्ग मार्च 10, ये रॉकेट किसका, बस इतना याद रखना आपको, ये चाइना का रॉकेट है, चाइना का लॉन्ग मार्च 10। एक देखो डार्ट मिशन न्यूज में है, डार्ट मिशन किसका है, बस इतना याद रखना है। ये डार्ट मिशन कुछ समय पहले भेजा था हमने, अच्छे से डिटेल में इसको डिस्कस किया था। ये नासा का मिशन है। ये किस पे भेजा था? एस्ट्रॉयड, क्षुद्र ग्रह बोलते हैं हिंदी में एस्ट्रॉयड को, एस्ट्रॉयड या क्षुद्र ग्रह। ये एस्ट्रॉयड कौन सा है जिस पे भेजा था? उसका नाम है ये डिमोरफोस, DIMORPHOS, डिमोरफोस जो एस्ट्रॉयड है उस पे भेजा था नासा ने डार्ट मिशन। नासा तो आप जानते हो, जैसे हमारे इंडिया की इसरो स्पेस एजेंसी, ऐसे अमेरिका की नासा है। एक देखो कालगढ़, कालगढ़ ये टाइगर रिजर्व न्यूज में है, बस इसकी लोकेशन आपको याद रखनी है। ये उत्तराखंड की नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड की, वहाँ पे सिचुएटेड है कालगढ़ टाइगर रिजर्व। देखो जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ना, उसके नॉर्थ साइड में है ये कालगढ़ टाइगर रिजर्व। एक देखो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट साइन करने के लिए एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाया है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाया है, किस लिए? ताकि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट, ये समझौता किया जा सके। किसके लिए? इसमें क्या होगा
कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, जैसे देखो विस्की, इंडिया की विस्की है, विस्की वही वाली विस्की जो आप सोच रहे हो, पीने वाली, नशे करने वाली विस्की। ये विस्की इंडिया से हम बेच सकें ऑस्ट्रेलिया की मार्केट में आसानी से, क्योंकि जब हम बेचते हैं तो इस पर इंस्पेक्शन होता है, जांच होती है, बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं, तो इनको आसान किया जाएगा ताकि व्यापार करने में आसानी हो। तो इसके लिए जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाया है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर, ताकि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट किया जाए। तो ये टर्म याद रखने कि म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट किस किस के बीच में साइन होने वाला है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, ये आपको याद रखना बस। तो यही टॉपिक थे आज के।